अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक क्लास 9 स्टूडेंट्स। आज का बायोलॉजी का एक नया टॉपिक है और वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंस। मुख्तलिफ जो बोर्ड्स हैं हमारे, बलूचिस्तान बोर्ड है, केपी बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है, सिंध बोर्ड है, उसमें टॉपिक सब एक जैसे हैं लेकिन जो हेडिंग्स हैं वो थोड़ा डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर किसी बोर्ड में लिखा हुआ है रिलेशनशिप लिखा हुआ है, तो कहीं पे लिंकेज लिखा हुआ है। लिंकेज यहाँ पर जो जहाँ पर रिलेशनशिप है यहाँ पर लिखा हुआ है लिंकेज, कोई मसला नहीं है। रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस या बाज़ बुक में उसकी जगह फील्ड ऑफ स्टडी लिखा हुआ है। सबका एक ही मकसद है कि बायोलॉजी का दूसरे फील्ड के साथ कोई ताल्लुक़ है या नहीं है, तो इस पे हम बात आज करेंगे। तो इसका जवाब ये है कि बायोलॉजी बज़ात ख़ुद तो एक डिसिप्लिन है, एक फील्ड है, लेकिन इसका ताल्लुक़ दूसरे फील्ड्स के साथ है। दूसरे फील्ड में क्या है? दूसरे फील्ड में फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है। अच्छा, ये केमिस्ट्री और फिज़िक्स तो क्लास 9 के कोर्स में है। इकोनॉमिक्स बज़ात ख़ुद एक फ़ील्ड है, लोग उसमें दाखिले लेते हैं, पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। जियोग्राफ़ी एक अलग फ़ील्ड है, मैथ तो सबने सुना होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा और ये प्रूफ करके बताऊंगा कि बायोलॉजी इन चीज़ों का मोहताज है। बायोलॉजी इन चीज़ों का मोहताज है। कभी बाज़ औक़ात, अच्छा मुझे एक याद आया, अक्सर कुछ दोस्त कहते थे कि यार एक बंदा कैसे फ़िज़िक्स भी पढ़ाता है, केमिस्ट्री भी पढ़ाता है, बायोलॉजी भी पढ़ाता है। तो दरअसल उसकी रीज़न ये है कि जो लोग आज जहाँ जहाँ पर भी जिन लोगों को बायोलॉजी पर अबूर हासिल है, केमिस्ट्री पर और फिज़िक्स तीनों पर, दरअसल वही असल जायका जो टेस्ट है पढ़ने का उनको आता है। चलो जी, लाइट चली की खैर है, मैं तो नज़र आ रहा हूँ। अच्छा, ये इस स्क्रीन का फ़ायदा ये है कि लाइट चली जाए भी तो मेरा सिलसिला रुकता नहीं है। ओके, तो मैंने उसे ये समझा दिया उस दोस्त को कि जिस दिन मुझे फ़िज़िक्स के थोड़े बहुत प्रिंसिपल्स समझ आ गए, मुझे बायोलॉजी में टेस्ट आने लगा। जब मुझे केमिस्ट्री समझ आ गई, मुझे बायोलॉजी में मज़ीद टेस्ट आने लगा। तो वाकई में ये बहुत ज़्यादा लाजमी है। जिसकी फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री अच्छा है वो बायोलॉजी ज़बरदस्त पढ़ाएगा, पढ़ भी सकता है और सीख भी सकता है। जी जनाब। अच्छा जनाब, ये सेंटर में अगर आप देखें, सेंटर में हमारे पास क्या है? सेंटर में हमारे पास बायोलॉजी है। यहाँ पर अगर इस बायोलॉजी को मैं यहाँ पर फ़िज़िक्स के साथ लिंक करूँ, फ़िज़िक्स और बायोलॉजी को लिंक करूँ, तो इससे ब्रांच बनेगा बायोफिज़िक्स। मैं इसके सारे डेफिनेशंस आपको तफसील से बताऊंगा भाई, ऐसे नहीं छोड़ूंगा आप लोगों को, ठीक है? बायोफिज़िक्स अगर इन दोनों को कंबाइन करोगे, यानी बायोलॉजी को स्टडी करें लेकिन फ़िज़िक्स की मदद से। बायोलॉजी को स्टडी करें, बिल्कुल स्टडी करें, लेकिन उसमें फ़िज़िक्स इन्वॉल्व हो, तो फिर ये आ जाएगा बायोफिज़िक्स। मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाऊंगा, डेफिनेशन भी है, उसे मज़ीद भी समझाऊंगा। अच्छा, इसी तरह से अगर हम बायोलॉजी को केमिस्ट्री के साथ लिंक करें, यानी बायोलॉजी को पढ़े, बेशक पढ़े, लेकिन केमिस्ट्री की मदद से पढ़े, तो फिर इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा बायो केमिस्ट्री। बायो केमिस्ट्री ये आ जाए। और अगर हम बायोलॉजी को इकोनॉमिक्स के साथ स्टडी करेंगे तो फिर उससे क्या बनेगा? बायो इकोनॉमिक्स बनेगा। इकोनॉमिक्स, बायो इकोनॉमिक्स। अगर जियोग्राफी के साथ हम बायोलॉजी को लिंक करें, जियोग्राफी को बायोलॉजी के साथ, तो उससे क्या बनेगा? उससे बनेगा बायो जियोग्राफी। और अगर हम इसको मैथ के साथ लिंक करें,
तो फिर उसे क्या बनेगा, बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स, 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 बायोमैथमेटिक्स किया जाएगा, ठीक है, राइट। अब मैं आपको पेज पे ले जाता हूँ, डेफिनेशंस भी है और एक्सप्लेनेशंस भी है, ठीक है। और हाँ, मैं बार बार इस चैप्टर में सबको बता रहा हूँ कि ये वीडियोज़ आप लोग ज़रूर शेयर करते जाएंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ, ताकि आपको और सबको फ़ायदा मिले। अच्छा, यहाँ पर हम आ जाते हैं बायोफिज़िक्स की तरफ। चले, डेफिनेशन तो मौजूद है। बायोफिज़िक्स में हम क्या करते हैं, इसमें हम बायोलॉजिकल फिनोमेनास को पढ़ते हैं, यानी बायोलॉजी को पढ़ते हैं, फिनोमेनास, बायोलॉजी के बहुत सारे फिनोमेनास हम पढ़ते हैं। किस चीज़ की मदद से? फिज़िक्स के प्रिंसिपल की मदद से, फिज़िक्स के प्रिंसिपल या फिज़िक्स के लॉज। चले आ जाइए, मैं आपको समझा देता हूँ। ये एक इंसान का आर्म है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो डायग्राम है, दिस वन, यहाँ पर मैं इस आर्म को थोड़ा बड़ा करके लिख लेता हूँ, ठीक है। ये आपका एल्बो जॉइंट है, ये वाला, ये आपका क्या है, एल्बो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट। ये आपका हाथ है भाई, आपका बाजू है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक लोड रख लेते हैं, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, ठीक है, उसका लोड रख लेते हैं, लोड, LOAD, लोड यहाँ पे रखते हैं। तो जाहिर है ये लोड यहाँ पे रखोगे ना, तो ग्रेविटी की वजह से ये नीचे जा भी हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल जा सकता है। अब अगर मैं इसको ऊपर उठाने की कोशिश करूँ, उसको मैं ऊपर ले जाना चाहूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये आपका मसल है, दिस इज़ योर मसल, ये आपके मसल है भाई, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं उसके बाइसेप मसल है, बॉडी बिल्डर्स के बाइसेप मसल्स हैं। यहाँ पर फोर्स लगाना पड़ता है, इस लोड को ऊपर उठाने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है, FORCE, फोर्स। तो ये देखो, ये लोड, यहाँ पर लोड है और यहाँ पर फोर्स लगाना पड़ता है। जब आप यहाँ पर फोर्स लगाओगे तो ये मुमकिन है कि आपका बाजू बेंड हो जाए और ये जो लोड है, आप लोड को ऊपर उठा सको। क्या इसमें है तो बायोलॉजी, मसल्स है, आपके आर्म है, लेकिन इसमें हम जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, फिजिक्स के अल्फाज है, लोड, ग्रेविटी, फोर्स, क्या है ये सब कुछ। अच्छा, आपने लिवरेज सिस्टम पढ़ा होगा, ये सेकेंड क्लास 10 की बायोलॉजी में है, लिवरेज सिस्टम। इसमें देखो, एक शख्स खड़े हैं यहाँ पर और उसके पास एक लिवर है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है। ये उसको अपने हाथ से नहीं उठा सकता पत्थर, बेशक ये हमारे पास लोड है। ये क्या करता है, एक लीवर की मदद से इस पर फोर्स अप्लाई करेगा। यहाँ से क्या करता है, ऐसे फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स, इधर फोर्स अप्लाई करेगा, तो यहाँ से क्या होगा, ये पूरा का पूरा लोड जो है ये ऊपर मूव करेगा। तो ये बिल्कुल जो यहाँ से ये जो आपका लेफ्ट साइड है, परफेक्ट फिजिक्स है ये, दिस इज योर परफेक्ट फिजिक्स। लेकिन फिजिक्स की तरह के अल्फाज हमने यहाँ पर इंसान के जिस्म में देख लिया। तो ये पूरा राइट साइड पर क्या है, ये आपका एक बायोलॉजी का एक फेनोमेना है, बायोलॉजी का एक फेनोमेना है, लेकिन आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो फिजिक्स में, तो दैट इज़ कॉल्ड बायोफिजिक्स। होप आपको समझ आ गया होगा, बड़ा बेहतरीन डायग्राम से और आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या है, बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, फिर से स्टडी करते हैं, किस चीज़ को स्टडी करते हैं, केमिकल कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। एक आप देखो चीज़ों को गौर से देखना, नंबर 1 मैं स्टार लगा रहा हूँ, केमिकल कंपाउंड्स, और नंबर 2 केमिकल प्रोसेसेस। ये 2 चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं। किस में, एक जिंदा जिस्म के अंदर, इनसाइड लिविंग बॉडी,
इनसाइड लिविंग बॉडी, एक जिंदा जिस्म के अंदर। जिंदा जिस्म का मतलब क्या है? मैं अगर आपके सामने एक इंसान का डायग्राम लिख लूँ, इंसान के जिस्म के अंदर, इंसान के जिस्म के अंदर बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं। उसमें से मैं अगर आपको एक एग्जांपल बताऊं, इंसान के जिस्म के अंदर ग्लूकोज है, ठीक है, ये क्या है? केमिकल कंपाउंड है। ग्लूकोज इज़ अ केमिकल कंपाउंड। अच्छा, इसके अलावा इंसान के जिस्म के अंदर लिपिड्स हैं। इंसान के जिस्म के अंदर क्या है? लिपिड्स हैं। इंसान के जिस्म के अंदर क्या है? प्रोटीन है। मतलब ये अलग अलग नाम है। ये जो तीन चीज़ें में, तो और भी बहुत सारे हैं, ये क्या है? ये हमारे पास केमिकल कंपाउंड्स है। तो ये केमिकल कंपाउंड्स कहाँ पर है हमारे पास? ये इंसान के जिस्म के अंदर है, केमिकल कंपाउंड्स। अच्छा, ये केमिकल कंपाउंड्स अगर हम स्टडी करेंगे तो ये बायोकेमिस्ट्री आएगा। इसके अलावा जो केमिकल प्रोसेस मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखाए हुए हैं, केमिकल प्रोसेस इंसान की जिस्म के अंदर केमिकल प्रोसेस भी मौजूद है इंसान की बॉडी के अंदर, जैसे कि रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस। अगर आप थोड़े से मज़ीद डिटेल में जाना चाहेंगे तो इधर एक नाम है ग्लाइकोलाइसिस। इंशाल्लाह जब आप लोग बड़े हो जाएंगे तो आपको ग्लाइकोलाइसिस भी समझा देंगे इंशाल्लाह पूरी तफसील से। अब ये दो चीज़ें क्या हैं? ये केमिकल प्रोसेस है। ये क्या है? केमिकल प्रोसेस है दोनों। और ये सिर्फ इंसान तक महदूद नहीं है। अगर मैं एक प्लांट ले लूँ, सपोज करते मैं एक प्लांट ले लेता हूँ, ये एक प्लांट है, ठीक है, ये हमारे पास एक प्लांट है। इस प्लांट के अंदर माशाल्लाह से इस प्लांट के अंदर भी कंपाउंड्स हैं, ग्लूकोज है, लिपिड्स है, प्रोटीन है। इस प्लांट के अंदर केमिकल प्रोसेस भी है। जैसे आप लोगों ने रेस्पिरेशन वगैरह पढ़ा, तो प्लांट के अंदर एक बहुत मशहूर प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। आप लोग ना अभी सिर्फ नाम याद रखिएगा, आप लोगों को इसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेस्पिरेशन क्या है कोई ज़रूरत नहीं है, ग्लाइकोलाइसिस, फोटोसिंथेसिस, नो नीड। आपने सिर्फ नाम याद रखना है कि ये जो फोटोसिंथेसिस है ये क्या है? ये एक केमिकल प्रोसेस है। सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना। रेस्पिरेशन क्या है? ये एक केमिकल प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस क्या है? ये केमिकल प्रोसेस है। तो अगर हम इन चीज़ों को स्टडी करें, ये जो ग्लूकोज, ये जो केमिकल कंपाउंड्स है या ये जो केमिकल प्रोसेसेस है, अगर हम इनको स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग बायो केमिस्ट्री के अंदर हैं, ठीक है। ये हो गया यहाँ से बायो केमिस्ट्री। अच्छा, उसके बाद बायोमेट्री और बायोमैथमेटिक्स की तरफ आ जाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? बायोलॉजिकल प्रोसेस को फिर से स्टडी करते हैं, सेम टू सेम वही बात, फिर से बायोलॉजी को स्टडी करते हैं, लेकिन किस चीज़ की मदद से? मैथमेटिकल इक्वेशंस की मदद से। मैथमेटिकल इक्वेशन, अब जैसे कि एक फार्मूला a+b का स्क्वायर, ये जो फार्मूला है ये किस चीज़ का फार्मूला है? ये मैथ का फार्मूला है। इस तरह का जो प्रोसेस है, जो इक्वेशन है, अगर हम इसको बायोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये क्या है? बायोमैथमेटिक्स है। अब मैं आपको एक प्रूफ बता देता हूँ। बायोलॉजी के अंदर एक चैप्टर है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर टॉपिक्स हैं। उन टॉपिक्स के अंदर अगर आप गौर से जाके देखेंगे तो वहाँ पर हमने मैथ के इक्वेशन यूज़ किए हुए होते हैं। बहुत ज़्यादा हमने मैथ के इक्वेशन वहाँ पर यूज़ करते हैं, और मैथ के बगैर वो आपको समझ भी नहीं आएगा। तो दैट इज़ वाई बायोलॉजी को मैथ की मदद से अगर आप पढ़ोगे तो ये बायोमैथमेटिक्स है। आपके सेकेंड ईयर के बायोलॉजी में इंशाल्लाह जब आप लोग सेकेंड ईयर के बायो में आओगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा
कि वाकई में बायोलॉजी के अंदर मैथमेटिक्स भी है। तो अब हम उस चैप्टर की तरफ नहीं जा सकते हैं, ना आज उसकी ज़रूरत है। सिर्फ इतना है कि बायोलॉजी को मैथ की मदद से स्टडी करने को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोमेट्री। और सेम आपको ये फार्मूला भी आपको उधर मिल जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद हम आ जाते हैं बायोजियोग्राफी की तरफ। बायोजियोग्राफी में अगर आप देखें ना, यहाँ पर बायो का मतलब क्या है, लाइफ, ठीक है, वो जिंदा चीज़ें होंगी ना, जानदार होंगे। जियो का मतलब क्या है, जियोग्राफी, जियो का मतलब है ज़मीन, ठीक है, अर्थ। ग्राफी का मतलब है राइटिंग। तो इसका मतलब क्या है, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, मज़े की बात यह है कि दुनिया में अगर जैसे बोलिए दुनिया है, या आपका अर्थ है, इसमें जो जानदार है वो एक जगह पे नहीं है। मतलब कुछ जानदार ज़मीन के इस इलाके में है, यहाँ पर है, इसको मैं कहता हूँ ए। कुछ जानदार जो है वो इस इलाके में है, कुछ जानदार जो है वो इस इलाके में है, सी। अब साइंस इसके बारे में कहती कि वो ये जो जानदार थे एक ज़माने में ये यहाँ पर हुआ करते थे, यहाँ पर हुआ करते थे। कुछ जानदार एक ज़माने में यहाँ पर हुआ करते थे। फिर क्या हुआ, इनमें से ये कुछ जानदार जो है वो उन्होंने माइग्रेशन करके वो यहाँ पर आए इस इलाके में, और यहाँ आके आबाद हो गए। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब यही तो है ना, डिस्ट्रीब्यूट, तकसीम हो गया, मतलब शिफ्ट हो गया। कुछ जानदार जो यहाँ पर पहले थे वो यहाँ पर आ गए, और यहाँ से वो इधर चले गए। यानी कहने का मतलब ये है कि कौन कौन से जानदार ज़मीन के किस किस जियोग्राफी इलाके में पाए जाते हैं। अगर कोई शख्स इसको स्टडी करेगा तो वो बायोजियोग्राफी है। एक बहुत मशहूर मिसाल पाकिस्तान में बताता हूँ। पाकिस्तान में अगर आप देखें ना, बलूचिस्तान के अंदर आपको आम के दरख्तें नज़र नहीं आएंगे, मैंगो उधर नहीं होगा, लेकिन पंजाब में आपको नज़र आएंगे। तो पंजाब, मैंगो भी तो ऑर्गेनिज्म है ना, लिविंग थिंग्स है ना, अगर लिविंग थिंग्स है, जिंदा चीज़ें हैं। तो मैंगो इस में है, यहाँ पे नहीं है। इस तरह आपने देखा होगा बहुत सारे जानदार एक सूबे में पाए जाते हैं, दूसरे सूबे में वो आपको नहीं मिलेंगे। जैसे कि ये जो काले कौवे हैं आपको पंजाब में बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, केपी में बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, लेकिन आपको वो बलूचिस्तान में नज़र नहीं आएंगे। तो इसी तरह से भेड़ है, बकरियां हैं, वो एक इलाके में आपको नज़र आएंगे, दूसरे इलाके में आपको नज़र नहीं आएंगे, या एक इलाके में नज़र आएंगे लेकिन दूसरे इलाके में वो थोड़ी बहुत उनका शक्ल डिफरेंट होगा। लास्ट पे हम आते हैं इसकी तरफ, बायो इकोनॉमिक्स की तरफ। इसमें अगर हम लोग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करें, जिंदा चीज़ों को स्टडी करें, लेकिन माशी नुक्ता नज़र से, माशी इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझा देता हूँ मैं आपको। सपोज़ हमारे पास गंदम है, मैं चाहता हूँ कि गंदम जो है वो उसको मैं ग्रो कर सकूँ गंदम को। तो उसके लिए लेट्स से हमारे पास यूनिट है। अब एक शख्स है, वो कहता है कि यार मैं पैसे लगाना चाहता हूँ, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, या 10,000 रुपये हैं मेरे पास। अब ये 10,000 रुपये हैं वो मैं लगाना चाहता हूँ, ये कॉस्ट आ गया, ये मैं ख़र्चा करना चाहता हूँ, इतना मैं करूँ। अगर मैं इतना ख़र्चा कर लूँ तो उसके बाद मैं सवाल मेरा ये है कि मुझे इससे फ़ायदा कितना मिलेगा, कितना फ़ायदा मुझे मिलेगा, कितनी बचत होगी, और अगर इसमें नुकसान है, लॉस है, तो वो कितना हो सकता है, मतलब कितना परसेंटेज चांसेस है कि लॉस हो जाए, कितना चांसेस है कि मुझे बेनिफिट मिले, और बेनिफिट कितना परसेंट मुझे मिलेगा। तो यहाँ पर जो परसेंटेज बेनिफिट है या लॉस है, ये आपको इकोनॉमिक्स के डिपार्टमेंट से ही आपको पता चल जाएगा। और आजकल बहुत सारे लोग जब पैसा लगाते हैं खेती बाड़ी में, तो वो बाकायदा इकोनॉमिस्ट अपने पास रखते हैं, उनको से पता करते हैं कि यार अगर मैं इसको इतना पैसा लगाऊं, ऐसे हालात में लगाऊं, तो फिर इसका कितना
बचत हो सकता है, और इसके चांसेस क्या है कि नुकसान कितने % चांसेस है कि नुकसान हो सकता है। तो ये बायोलॉजी में की मदद आपने इकोनॉमिक्स की मदद से आपने बायोलॉजी को भी स्टडी किया। इस तरह से ये जो 5 ब्रांचेस थे ये हमारे पास फाइनली कंप्लीट हो गए हैं। 5 के 5 ब्रांचेस आपको मैंने बता दिए, समझा दिए, और यहाँ पर जो मेन स्क्रीन है, मेन स्क्रीन पर आपके पास मेन आइडिया भी अवेलेबल है। यहाँ तक होके ख़त्म हो जाता है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह फिर आपको मज़ीद इसी चैप्टर के जितने भी लेक्चर्स अवेलेबल है वो भी हम आपको इंशाल्लाह समझा देंगे, बताएंगे। बस हमेशा से मुस्कराते रहिएगा। आपके घर में माँ बाप को, अगर आप आज अपने माँ बाप के साथ है, घर में है, माँ बाप के साथ है, तो एक ज़बरदस्त सी मुस्कान जो है, एक अच्छा सा स्माइल जो है वो अपने माँ बाप की तरफ जो है पेश किया करें। उसको बोलो मेरी तरफ देख लीजिए, देखा और एक स्माइल उनको दे देते हैं। तो ये आज का एक मैसेज था। कर लो सब के सब लोग जो आपके घर में बहन भाई है, सब लोग एक दूसरे के साथ जो है अच्छे तरीके से पेश हुआ करें। अगर आपके कज़न हैं, कज़न के साथ, घर में सबके साथ, तो इससे जो है, इससे खुशी होती है, खुशी मिलती है। जो जज्बात वाले पन होते हैं, गुस्से वाले पन, तो वो खुद ब खुद इससे गायब हो जाते हैं। तो भी खर्चा है, जेब में है, खर्चा नहीं है, बस हंसते रहिए, मुस्कराते रहिए।